हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है वन संसाधन। जैसा कि आप संसाधनों के संदर्भ में आपने प्रारंभ में ही अध्ययन किया था कि संसाधनों को किस तरह से दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आपने किस तरह से विस्तार से अध्ययन किया था कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, खनिज पदार्थ है, धातुएं हैं, जो भी तत्व प्राप्त होते हैं पृथ्वी के अंदर गर्भ में और पृथ्वी की सतह पे, तो चाहे नदियाँ हों, झील हो, पहाड़ हों, झरने हों, वन हो या फिर विविध रूपों में जो भी चीज़ें सतह पे प्राप्त होती हैं या फिर पृथ्वी की सतह के ऊपर प्रकाश और वर्षा के रूप में, ये सभी मिला करके क्या नाम दिया गया? संसाधन नाम दिया गया। तो आज हम लोग वन संसाधन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। वन संसाधन स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों को एवं वृक्ष एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो इस तरह से वन क्या है? स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें वन संसाधन कहा गया है। तो वनों की क्या है? आर्थिक एवं पर्यावरणीय जो है महत्व है, इसी के कारण इन्हें नाम क्या दिया गया? वन संसाधन कहा गया। आगे विस्तार से हम लोग बताएंगे कि किस तरह से पर्यावरणीय महत्व है वनों का, किस तरह से आर्थिक महत्व है, जिससे केवल व्यक्ति विशेष का ही नहीं बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। किस तरह से सरकार को ही आय नहीं प्राप्त होती बल्कि लोगों की सुदृढ़ता, लोगों के आर्थिक आधार भी वन के रूप में हैं और विविध प्रकार के लोगों को आय की प्राप्ति होती है, या कह सकते हैं इनके माध्यम से हमें अपने भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं को अच्छा बनाने में भी, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो उद्योग से संचालित होती हैं उनके माध्यम से रोज़गार लोगों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से वनों से विविध रूपों में जो है लाभ या महत्व के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया है कि वनों की आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें जो है वन संसाधन कहा गया। इसके पहले हमने जैसे बताया है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीकी माध्यम से जिन वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी बना लेता है वे संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ मानव जो है वनों को जो है आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया? वन संसाधन कहा जाता है। इसी क्रम में इन्हें हरा सोना या ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हरा सोना या ग्रीन गोल्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो वन संसाधन जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी, ये धरा जो है, वन जो है हमारे लिए सहायक हैं। जीव जंतु, प्राणी जगत सभी के लिए जो है वन बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि अगर ये ना रहें तो मानव जीवन और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे धरती पर से। तो इस तरह से जैसे मानव जीवन के लिए जल उपयोगी है, वायु उपयोगी है, वायु जो है ऑक्सीजन के इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए धरा पर वनों का होना अति आवश्यक है। जैसे शरीर में प्राण का होना आवश्यक है, प्राण निकलते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वैसे धरा पे अगर वन नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे तो मानव जीवन, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाएंगे। वनों की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए हम इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में वनों के संदर्भ में एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि कैसे किन किन रूपों में वनों का कभी महत्व पूछता है, कभी उपयोगिता पूछता है या लाभ पूछता है। तो इन्हीं के संदर्भ में हेडिंग बदल लेंगे, मैटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसी से रिलेटेड जो है आप लिखेंगे। तो इससे 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, कभी महत्व पूछ लेता है, कभी लाभ पूछ लेता है या फिर कभी उपयोगिता पूछ लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वनों के जो है लाभ को 2 वर्गों में रखा गया है, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। तो इस तरह से वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली मतलब देखते हैं, जो डायरेक्टली लाभ दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष लाभ है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो
महत्व दे रहा है, प्रभावित कर रहा है या उसकी उपयोगिता दिख रही है, वो क्या है? अप्रत्यक्ष लाभ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लाभ के क्रम में। प्रत्यक्ष लाभ में जैसे वनों से जो है क्या प्राप्त होता है? घरेलू उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें घरेलू वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे फर्नीचर है, हम अपने घरों में जो फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर न केवल फर्नीचर ही, दरवाजे हो गए, इमारती लकड़ियाँ हो गई, खिड़कियाँ हो गई, बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, ये सब लकड़ियों से ही बनते हैं। तो जंगली लकड़ी या वनों में जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, इन्हीं के माध्यम से हम अपने घरों की सुंदरता को बनाए रखते हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं, जैसे बेड है, अन्य चीज़ें, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, इनके बिना संभव नहीं है। जो है फर्नीचर है, कोई भी चीज़ बनाना हो, लकड़ी का कोई भी सामान घरेलू, तो बिना वन के उपयोगिता, वन अगर नहीं रहेंगे तो इन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए जो है घरेलू उपकरणों के लिए इसकी महत्ता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पशुओं के लिए वनों से चारा प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे पशुओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, और पशुओं के लिए चारा, बिना पशु जीवित कैसे रहेंगे? तो वनों से जो है हमें पशुओं के लिए क्या प्राप्त होता है? चारा प्राप्त होता है। तो ये भी जो है लाभ है एक प्रकार से पशुओं के लिए। वनों से विभिन्न प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं। उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। कोई राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहाँ पे औद्योगिकरण होगा, और उद्योगों के कारण, औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को आय की प्राप्त होती है, आवागमन के साधन विकसित होते हैं। यानी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पे निर्भर हैं। हर चीज़ें, हर आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और हर एक दूसरे पे उनकी निर्भरता है। वन होंगे तो उद्योग होंगे, उद्योग होंगे तो लोगों को क्या प्राप्त होगा? रोज़गार प्राप्त होगा। इसी के क्रम में उद्योग होंगे तो कच्चा माल का लिए या उनकी जो उत्पादित वस्तुएं उन्हें पूरे देश में फैलाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए आवागमन की सुविधा का होना अति आवश्यक है। तो वनों औद्योगिकरण के कारण जो है परिवहन के साधन भी विकसित होंगे, लोगों को रोज़गार की प्राप्ति भी होगी, आर्थिक विकास भी होगा। बहुत सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस तरह से बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं। तो इनमें उद्योगों में क्या है? जैसे कागज़ उद्योग है, तो इससे वनों से कागज़ उद्योग संचालित होता है, रबड़ उद्योग संचालित होता है, कत्था उद्योग संचालित होता है, दिया सलाई उद्योग संचालित होता है, और प्लाईवुड उद्योग संचालित होता है। इसी क्रम में खेल के सामान जो होते हैं उनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। यानी इन वनों से प्राप्त जो कच्चा माल है उनसे खेल के सामान बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वनों पे आधारित विभिन्न प्रकार के जो है उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। और जब औद्योगिकरण होगा तो उसके कई जो है लाभ हैं। इससे सरकार को भी लाभ प्राप्त होगा, और प्रति व्यक्ति आए लोगों की जो व्यक्तिगत है वो भी रोज़गार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उनकी जो है व्यवस्थाएं उसी पे निर्भर हैं, रोज़गार पे। और इसी क्रम में परिवहन के साधन भी विकसित होंगे, बाजार विकसित होगा, और सभी का प्रभाव होगा, वो देश जो है विकसित होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो इस तरह से वनों पे आधारित ये सारे उद्योग संचालित होते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। औषधियों की प्राप्ति, औषधि उद्योग भी है। तो औषधियों की वनों से जो है औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जो लोगों के इलाज में जो उसके औषधि बनती है, दवाएं बनती हैं, वो जो है उपयोगी हैं। तो इस तरह से औषधि उद्योग भी है, जिसके माध्यम से लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये है जो है प्रत्यक्ष लाभ वनों से। अप्रत्यक्ष लाभ के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वनों से अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हैं। तो वन जो है वर्षा में सहायक हैं। वर्षा जो होती है वनों के द्वारा होती है। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी वहाँ पे क्या प्राप्त होता है? जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वो क्षेत्र हरा भरा होगा, और जहाँ वर्षा ही नहीं होगी वहाँ वो क्षेत्र शुष्क होगा, बंजर भूमि होगी, रेगिस्तानी भूमि होगी। तो वर्षा का होना अति आवश्यक है।
और वर्षा वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे क्या होंगे, वन होंगे, यानी एक दूसरे पे निर्भरता है। देखेंगे वन अधिक होंगे तो अधिक वर्षा होगी, अब वर्षा होगी तो अधिक वन होंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, निर्भर हैं। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो वो क्षेत्र शुष्क होगा, और ऐसी स्थिति में शुष्क होगा तो पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तानी या फिर मरुस्थली भूमि या फिर बंजर भूमि में परिवर्तित होगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, वन। जहाँ अधिक वन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने के भी कारण हैं, वनों के जो पेड़ पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। अक्सर पूछा जाता है कि वन क्यों उपयोगी हैं, आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो आप सीधे केवल बोल देते हैं कि वन वर्षा में सहायक हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बता पाते कैसे सहायक हैं। तो आज इस कड़ी में ये भी आप समझ लें कि वन वर्षा में कैसे सहायक हैं। तो आप डायरेक्टली एक सेंटेंस बोलेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, यानी वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है जिसके कारण जो है वन वर्षा में सहायक हैं। और कोई डिटेल पूछना चाहे तो इसी को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपने में जो समाहित है, जो जड़ों से जो जल ग्रहण करते हैं पृथ्वी के भूगर्भ से, तो जल जो ग्रहण करते हैं जो उनके अंदर समाहित है उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त पानी की मात्रा को जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। ये क्रिया कंटिन्यू होती है। तो जहाँ ज़्यादा पौधे होंगे वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब ज़्यादा होगी तो वाष्प में जल की मात्रा जब बढ़ेगी वाष्पीकरण होगा। तो एक सिस्टम है कि वाष्पीकरण के बाद संघनन की क्रिया चलती है। जैसे वाष्पीकरण क्या है कि जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और उसके बाद अगली क्रिया क्या होती है, संघनन की क्रिया। वाष्प का जल के रूप में संघनित हो जाने की क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं। और संघनन के पश्चात क्या होता है, वर्षा होती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो जड़ से जल ग्रहण करते हैं भूगर्भ से, उन्हें क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वो जो है पानी की मात्रा को वाष्प के रूप में छोड़ते रहते हैं। यानी वाष्प जो होता है जल की क्रिया, जल जो छोड़ते रहते हैं वाष्प के रूप में, उसमें जल के अंश होते हैं। और इस तरह से फिर संघनन की क्रिया के द्वारा संघनित होती है वायु और वर्षा कराती। तो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे अधिक वर्षा होगी, जहाँ पेड़ पौधे एकदम नहीं होंगे वहाँ वर्षा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में भूधराव जो है, पूरी पृथ्वी जो है, जिन जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ वर्षा नहीं होगी। और वर्षा नहीं होगी तो ना पेड़ पौधे होंगे, ना कृषि होगी, ना लोगों को पानी पीने को मिलेगा, ना जीव जंतुओं को मिलेगा, सबके लिए खतरा है। इसलिए पर्यावरण में वनों का होना बहुत ही आवश्यक है, पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जीव जंतु, प्राणी जगत, सभी वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे पे सबकी निर्भरता है, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसलिए जो है पृथ्वी जो है हरी भरी बनाए रखें, जो है पेड़ पौधे लगाएं, जिससे जो है वन की उपयोगिता, जैसा कि आज आपने इस वीडियो में अध्ययन किया, इससे प्रेरित होकर ये कार्य करें। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल वाष्प जो है वायुमंडल के ऊपर जाकर के एकत्र होकर के क्या करते हैं, संघनित होकर वर्षा करते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वर्षा में सहायक हैं। और पेड़ पौधे के कारण ही जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वन जहाँ सघन होते हैं, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। दूसरे क्रम में चलते हैं। वनों से जो है क्या होता है, भूमि कटाव पर रोक लगती है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन को, मिट्टी को बांध के रखती हैं। और जब मिट्टी जो है बंधी हुई रहेगी तो प्रेशर, पानी का जो बहाव होगा वो मिट्टी के कटाव को आसानी से काट नहीं पाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे भी जो है क्या करते हैं, जो है मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अगले क्रम में बाढ़ नियंत्रण में सहायक। डियर स्टूडेंट, कई कारण हैं। एक तो ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं वो बांध के रखती हैं, और ऊपर जब पेड़ पौधे होते हैं तो तीव्र गति से जो नदियों का पानी आता है तो उससे उसकी गति स्पीड जो होती है रुक जाती है। तो एक तो ज़मीन के अंदर जो जड़ें हैं वो रोकती हैं काटने को मिट्टी को, और जो ऊपर पेड़ पौधे हैं उनकी गति को कम कर देते हैं। तो इसलिए जो है पेड़ पौधे बाढ़ में क्या हैं, जो है इनके क्या करते हैं, रोकने में सहायक हैं। अगले क्रम में है पर्यावरण संतुलन। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो हैं ऑक्सीजन चूँकि पेड़ पौधे छोड़ते हैं, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। जैव विविधता जो है वनों के कारण है। वनों में जो है विविध प्रकार के जीव जंतुओं के रहने के कारण हमारा पर्यावरण जो है संतुलन बना रहता है।
ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जीव जंतु जो हैं, जैव विविधता का होना आवश्यक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है, हर प्राणी एक दूसरे पे, पेड़ पौधे, प्राणी, मानव जगत, सभी का एक दूसरे के प्रति निर्भरता है, एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, अगर वन नहीं होंगे तो पर्यावरण में असंतुलन बनेगा, कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, और असंतुलन बनने से क्या है, जो एक दूसरे की जो निर्भरता है वो फिर असंतुलन की स्थिति में होगी, और ऐसी स्थिति में पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि वन संसाधन के रूप में वनों का क्या महत्व है, किस तरह से वन हमारे जो भारत में है उनकी स्थिति क्या है। 24.40% है क्षेत्र पे, कुल क्षेत्रफल पे 24.40% जो है क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं, और इस तरह से वन की मात्रा अगर घट जाएगी तो सभी के लिए, मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए खतरा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो की एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो भी चीज़ें आपको PDF भेजी जाए उससे अपने फेयर कॉपी में सुंदर तरीके से उसको लिख लेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। धन्यवाद।